आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ का तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर पर यह मेरा सेकंड वीडियो है। इस चैप्टर पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, और उसका हल क्या होता है। और यह भी पढ़ाए थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है और उसका हल क्या होता है। अब इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ाएंगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप इसका इस तरह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक समीकरण और लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तथा जो a1 है वह 0 नहीं होगा, और जो b1 है वह भी 0 नहीं होगा, और जो a2 है वह भी 0 नहीं होगा, और जो b2 है वह भी 0 नहीं होगा। क्योंकि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इनकी शर्त है कि x और y का जो गुणांक होगा वह 0 नहीं होगा, और यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें भी x y का जो गुणांक होगा वह 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के साथ यह क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो तीन स्थिति संभव है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे दोनों रैखिक, जैसे दोनों रैखिक समीकरण है, ठीक है, तो इनके युग्म का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो तीन स्थितियां संभव है। क्या क्या स्थिति संभव है, जैसे मान लीजिए कि यह x डैश है और y डैश है, ठीक है। इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे तो हो सकता है कि यह दोनों एक दूसरे को कट करें, ठीक है। इसको मान लीजिए यह हो गया, इसका नाम दे दीजिए a1x और क्या है b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरी रेखा है, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये संभव हो सकता है कि इनका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर दे, या यह भी हो सकता है, देखिए, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर भी हो सकती है, ठीक है, समांतर भी हो सकती है, ठीक है। समांतर होगी तो कट नहीं करेगी, ठीक है, तो समांतर भी हो सकती है। या फिर इनका ग्राफ यदि बनाया जाए तो हो सकता है कि एक रेखा दूसरे रेखा पर स्थित हो, ठीक है, जैसे एक रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी रेखा पर स्थित हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर स्थित हो, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे लिखे तो इसका नाम मान लीजिए क्या है a1x और क्या है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा का नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों रेखा का नाम लिख दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे रेखा का नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो तीन स्थितियां संभव है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट भी कर सकती हैं, या समांतर हो सकती हैं, या क्या हो सकती हैं, समपाती हो सकती हैं। तो देखिए, हल कब मिलता है यदि कोई x y के मानों का ऐसा युग्म मिल जाए जो दोनों ही रेखा पर स्थित हो, वही उसका क्या होता है, हल होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, यह जो पॉइंट है वह इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर है, तो यहाँ इसका हल मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनंत बिंदु मिल जाएंगे जो दोनों रेखा पर स्थित है, देखिए, तो इसका भी हल मिलेगा। लेकिन इसका क्या मिलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। इसका हल कैसा मिलेगा, अद्वितीय मिलेगा, और इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों रेखा पर स्थित हो। जब समांतर होंगी रेखाएं तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब इन दोनों रेखा में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो इस पर भी हो और इस पर भी। अगर कोई पॉइंट इस पर होगा तो इस पर नहीं होगा,
इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें कोई हल नहीं मिलेगा। तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे और इसमें अद्वितीय हल मिलेगा, एक हल मिलेगा केवल, और इसमें कोई हल नहीं मिलेगा। तो जिसमें हल मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, वो युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो रैखिक युग्म में क्या है, संगत है, क्योंकि जहां हल मिलेगा वह रैखिक युग्म क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। और जहां हल नहीं मिलता है वो रैखिक युग्म क्या कहलाता है, असंगत। तो यह रैखिक युग्म कैसा है, हल मिल रहा है तो यह होगा संगत। यह रैखिक युग्म क्या है, संगत है, और यह भी रैखिक युग्म संगत है क्योंकि यहाँ हल मिल रहा है। तो अगर हल मिलेगा तो वह रैखिक युग्म क्या होगा, संगत होगा, और जहां हल नहीं मिलेगा वो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है। अब कंडीशन भी है कि अगर कट करेगा बिना ग्राफ बनाए कैसे पता करेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं या क्या है, समपाती हैं, यह कैसे पता करेंगे बिना ग्राफ बनाए। तो बिना ग्राफ बनाए देखिए कैसे पता करेंगे, आप a1 बटे a2 का मान निकालिए। ठीक है, क्या करेंगे, a1 बटे a2 का मान निकालिए और b1 बटे b2 का मान निकालिए। यदि ये दोनों मान बराबर नहीं है तो कन्फर्म है कि रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी। और यहाँ पर आप a1 बटे a2 का मान निकालिए और b1 बटे b2 का मान निकालिए और c1 बटे c2 का मान निकालिए। अब देखिए ये दोनों बराबर होगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। अगर ऐसा है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर आपको संपाती पता करना है तो इसके लिए कंडीशन यह होगी, देखिए a1 बटे a2, देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यह तीनों बराबर होंगे तो पता चल जाएगा संपाती है। तो बिना ग्राफ बनाए आपको यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान मिलेगा। इससे आप लोग a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकाल लेंगे। अगर यह कंडीशन आती है तो पक्का कि यह ग्राफ क्या करता है, एक बिंदु पर कट करता है, एक अद्वितीय बिंदु पर कट करता है। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है तो रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ठीक है, और कोई हल नहीं मिलता है। और यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है तो रेखाएं क्या है, समपाती हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा और रैखिक युग्म कैसे होंगे, संगत। अगर यह कंडीशन है तो क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा और रैखिक युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। और ऐसा रहेगा यह कंडीशन तो कोई हल नहीं मिलेगा और रैखिक युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, तो बिना ग्राफ बनाए भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यह सीखेंगे कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो हल करने की जो बीजगणितीय विधि है वो हमारे पास तीन विधि है। कौन कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, और क्या है, विलोपन विधि, और क्या है, वज्र गुणन विधि। तो पहले हम लोग सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इसमें एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 5 है और क्या है 2x प्लस y बराबर मान लीजिए 4 है। तो यह एक रैखिक समीकरण युग्म है। ये समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 या 2, देखिए समीकरण 1 और 2 समीकरण है, उन दोनों में से किसी एक समीकरण का चयन करेंगे और उसकी सहायता से x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए x प्लस 2y बराबर क्या है, 5 है। तो देखिए इसकी सहायता से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो इसकी सहायता से जो x का मान निकला वह चर y के रूप में मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक समीकरण की सहायता से x या y का मान निकालेंगे। तो मैं समीकरण 1 की सहायता से x का मान निकाला हूं, तो जिस समीकरण की सहायता से निकालेंगे उस समीकरण को छोड़कर जो दूसरा समीकरण बच रहा है उसमें x का मान रख देंगे। तो क्या लिख करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान आप समीकरण 2 में रखिए तो कितना आएगा 2x, x जगह क्या रखेंगे, यह मान क्या है 5 माइनस 2y और प्लस क्या हो गया y बराबर 4। तो x के स्थान पर हम लोग इतना रख देंगे। ठीक है, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 की सहायता से x का मान निकला तो 1 में नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में मैं x का मान रख दिया हूं। अब देखिए कितना आ रहा है
2 पचे 10 माइनस 2 दूनी 4, ये हो गया 4y और प्लस y बराबर 4, ये हो गया 10 और देखिए माइनस 4y प्लस 1y, तो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 3y बराबर कितना आ गया 4। अब देखिए ये हो गया माइनस 3y और ये है 4 और 10 को उधर भेज दीजिए माइनस 10, तो कितना आ गया माइनस 3y बराबर कितना आ गया, देखिए माइनस 3y बराबर कितना आ गया माइनस 6, और माइनस 3 जो ए है माइनस 3 वो गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो माइनस 3 को बटे लगा सकते हैं हम लोग। अंश में क्या आ गया माइनस 6 और माइनस 3 चला गया बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया 2। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर क्या है 5 है, इसी में आप y का मान रख दीजिए, या ऐसा लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखिए x प्लस 2y का मान कितना है, y का मान है 2 और बराबर क्या है 5, ठीक है, यहाँ y का मान 2 रख दिए। अब देखिए x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 5, x का मान कितना आ गया 5, 4 को पक्षांतर कर दीजिए माइनस 4, तो x का मान कितना आ गया 1। तो देखिए इसका हल मिल गया, क्या मिला, x का मान 1 y का मान 2, तो यह क्या इसका हल मिल गया, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि समझ में आई, क्या करते हैं दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण का चयन करते हैं और उसमें चर x या y का मान निकालते हैं, और जिससे निकालते हैं उसको छोड़कर जो दूसरा समीकरण बच रहा है उसमें x या y का मान रख देते हैं, तो हमको यहाँ y का मान जैसे मिल गया, अब इसको किसी भी समीकरण में रख के x का मान प्राप्त कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखिए अब सीखेंगे हम लोग विलोपन विधि, ठीक है, कौन सी विधि, विलोपन विधि। इसमें क्या करते हैं, देखिए मैं एग्जांपल लिख लिया हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं x का गुणांक या फिर y का गुणांक पहले बराबर करते हैं, क्या करते हैं बराबर करते हैं। अगर देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3 और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, बराबर नहीं है, आप x का गुणांक या y का गुणांक बराबर कीजिए। चलिए मैं x का गुणांक बराबर करता हूँ, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, तो बराबर कैसे होगा, यदि इस समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए और इस समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए 2 से गुणा कीजिए दोनों पक्षों में, तो कितना आएगा 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 13 दूनी 26। अब 3 से गुणा कीजिए इसमें, 3 दूनी 6x और 3 तरीके 9y बराबर 12 तिहाई 36। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या हो गया बराबर हो गया, जब x का गुणांक बराबर होगा तब हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। कभी कभी आवश्यकता पड़ती है जोड़ने के लिए, कभी कभी घटाने की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं घटाऊंगा तभी x क्या होगा x कट जाएगा, तब y बचेगा, y का मान मिल जाएगा। अब घटाइए, घटाते वक्त चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो देखिए ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस 4y है और माइनस 9y, घटेगा तो बचेगा माइनस 5y बराबर कितना बचेगा, देखिए प्लस 26 माइनस 36, तो बचेगा माइनस 10, तो y का मान कितना हो जाएगा माइनस 10 और गुणांक जाएगा बटे में माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, y का मान कितना आ गया 2, ठीक है। अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमको x का मान भी मिल जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए तो क्या है 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है 2 बराबर कितना हो गया 13, और फिर कितना हो गया 3x और प्लस कितना हो गया 2 दूनी 4 बराबर कितना 13, फिर 3x बराबर कितना हो जाएगा 13, 4 को पक्षांतर कर दीजिए चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, उस साइड जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इधर प्लस 4 है उधर जाएगा तो माइनस 4, तो कितना हो गया 3x बराबर 4 घटा दीजिए 13 में 4 जाएगा तो 9, तो x का मान कितना आएगा 9 और गुणांक जाएगा बटे में, तो कितना आ गया 3 से भाग कर दीजिए 3 तरीके 9, तो यह x और y का मान हमको मिल गया, ठीक है, ये दोनों समीकरण हल हो गए। तो यह कौन सी विधि थी, यह विधि थी विलोपन। देखिए अब हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है, 2 विधि हम लोग सीख चुके हैं, अब सीखेंगे वज्र गुणन विधि। देखिए इस विधि से
रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं इसको सीखेंगे। देखिए पहले समीकरण से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2x + 3y और 17 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा -17 बराबर 0। और इसी तरह दूसरे समीकरण से भी 3x - 2y - 6 बराबर 0। ठीक है, सभी पदों को बाएं साइड भेज देंगे, दाएं साइड क्या बचेगा 0 बचेगा। ऐसा दोनों समीकरण में कर लेंगे, पहले यह काम कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे x बटे, तो जब हम लोग x बटे लिखेंगे तो जो x वाला पद होगा उसको ढक लेंगे। फिर क्या करेंगे, -6 का गुणा +3 में करेंगे, यानी इस -6 का गुणा जो y का गुणांक है +3 उसमें करेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर -2 का गुणा -17 में करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए पहले इसको लिख लीजिए, ये क्या है +3 और ये क्या है -2 और कितना है -17 और क्या है -6। तो गुणा कैसे करते हैं, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं। मतलब पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर सेकेंड टाइम ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो मैं यह गुणांक लिख लिया हूं, ठीक है, आसानी के लिए। तो देखिए जब x बटे लिखेंगे तो इसको ढक लेंगे, तो -6 का गुणा आप +3 में कीजिए, तो -6 गुणे +3 कितना होगा 6 3 18 -18 होगा। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, माइनस माइनस प्लस 17 दूनी 34 और बीच में माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसका फिर बराबर लगा देंगे। अब y बटे लिखेंगे, क्या करेंगे y बटे लिखेंगे। तो जब y बटे लिखेंगे तो y बटे लिखेंगे हम -y बटे लिखिए आप। ठीक है, अगर y बटे लिखेंगे तो पहले आपको ऐसे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर माइनस ऐसे गुणा करना पड़ेगा। अगर आप -y कर देते हैं तो जैसे पहले में गुणा किए थे, पहले इसका गुणा कीजिए और फिर इसका गुणा कीजिए। तो -y करने से ही फायदा है कि हमेशा पहले ऐसे गुणा करना पड़ेगा, फिर ऐसे। पहले में इसी तरह करना है, पहले ऐसे गुणा करना है फिर ऐसे। फिर दूसरे में अगर -y कर देंगे तो फिर इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा, पहले ऐसे गुणा करेंगे फिर ऐसे गुणा करेंगे। तो अब देखिए जब -y लिखेंगे तो y वाला पद ढक लेंगे। ठीक है, तो y वाला पद जब ढक लेंगे तो -6 का गुणा 2 में होगा और 3 का गुणा -17 में होगा। देखिए इस तरह लिखिए, देखिए y को ढक लीजिए तो x का गुणांक कितना है 2 और 3, और यहाँ कितना है -17 और -6। तो गुणा पहले कैसे करेंगे, पहले ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो -6 और +2 जब गुणा करेंगे तो आएगा -12, 6 दूनी 12। ठीक, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 17 तिया 51, कितना -51 आएगा, कितना आएगा -51, और बीच में लगाएंगे माइनस, तो माइनस लगा दीजिए बीच में। ठीक है, बराबर अब क्या लिखेंगे 1 बटे। ठीक है, तो जब 1 बटे लिखेंगे तो जो अचर पद है उसको ढक लेंगे। ठीक है, अचर पद को ढक लीजिए तो x गुणांक कितना है 2 3, x गुणांक कितना है 2 और 3। अचर पद को ढकेंगे तो x गुणांक 2 3 और y गुणांक क्या है +3 और -2, +3 और -2। ठीक है, तब जब 1 बटे लिखेंगे तब अचर पद को ढक लेंगे, फिर इस तरह गुणा करेंगे। ठीक है, तो -2 गुणा 2 में कीजिए तो कितना आएगा -4, और 3 का गुणा 3 में कीजिए। देखिए -2 गुणा 2 में कीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है +3 का गुणा +3 में कीजिए, 3 3 के 9, बीच में क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, इतना काम आपको करना है। जब x बटे लिखेंगे तो x को ढक लेंगे, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे। अब फिर -y बटे लिखेंगे तो y को ढक लेंगे, फिर क्रॉस में गुणा कर देंगे, -6 गुणे 2 और माइनस बीच में लगा देंगे, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो जब 1 बटे लिखेंगे तब अचर पद को ढक लेंगे, फिर -2 गुणा 2 में करेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर 3 का गुणा 3 में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हल कीजिए तो x बटे कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कर लीजिए, x बटे कितना आ जाएगा -18 और -34, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -52 बराबर कितना है -y बटे। देखिए यह कितना आ जाएगा, ये है -12 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +51। ठीक है, तो जब घटेगा तो कितना बचेगा, अच्छा इसको लिख लीजिए पहले, 1 बटे कितना है
-13। अब कितना हो जाएगा, -52 फिर -y बटे, ठीक है। अब इसमें से 12 घटा दीजिए, प्लस माइनस है तो 12 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 39 प्लस 39 बचेगा बराबर 1 बटे -13, ठीक है। अब यह तीनों आपस में बराबर हैं, यह तीनों आपस में बराबर हैं, तो पहले वाले को आप तीसरे के बराबर लिख सकते हैं -13, ठीक है। इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है और दूसरे वाले को भी तीसरे के बराबर लिखा जा सकता है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं, तो -y बटे कितना है 39 बराबर क्या कर देंगे 1 बटे -13, ठीक है। अब देखिए फिर ये गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा -13x बराबर -52, तो x का मान कितना आएगा -52 बटे -13, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैसे हो जाएगा, 13 चौको 52, x का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, फिर ये गुणा कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना जाएगा 13y प्लस 13y, माइनस से गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस 13y बराबर कितना हो गया 39, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा 39 बटे 13, और 13 तिया 39, y का मान कितना आ गया 3। तो इस प्रकार अगर लगाएंगे तो यही क्या है वज्र गुणन विधि। तो यह विधि समझ में आई, सभी पद को इस साइड कर लेंगे, फिर जब यक्स बटे लिखेंगे तो इसको ढक लेंगे, फिर इनका गुणा कर देंगे जैसे बताया गया है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, फिर इसी प्रकार जब -y बटे लिखेंगे तो y को ढक लेंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे। देखिए ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये चिन्ह पहले प्लस रहेगा फिर माइनस रहेगा फिर प्लस। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको हमेशा पहले ऐसे गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस लगा के फिर ऐसे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार वज्र गुणन विधि से आप रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं।